दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी आजादी के बाद 60-65 वर्षों के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, पर यह अचानक से नहीं हो गया। इसके पीछे बहुत से लोगों का बलिदान लगा है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले ये किसके मन में आया कि देश की व्यवस्था और सत्ता का परिवर्तन करना है? तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कुछ 3000 साल पहले, जब भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य व्यापार चलता था और उस समय यूरोप के देशों में गुलामी का दौर चल रहा था। भारत में लोगों के हाथ की बनाई हुई चीजों का प्रचलन अधिकतर देशों में था, जिससे भारत सोने के बदले निर्यात किया करता था। उसी कारण भारत में बहुत अधिक सोना इकट्ठा हो गया था और लोगों ने इसे सोने की चिड़िया का नाम दिया था। पर यूरोप के लोगों की नजर इस चिड़िया पर पड़ गई थी। आज से लगभग 400 साल पहले यूरोप के देशों में स्पेन और पुर्तगाल दो बड़े शक्तिशाली देश हुआ करते थे, जिनका मुख्य कार्य लूट मार करना होता था। जब हमारे जहाज अफ्रीकी देशों में व्यापार के लिए जाया करते थे, तभी एक पुर्तगाली लुटेरा देखता है, भारत में इतनी संपत्ति है तो क्यों ना भारत को लूटने के लिए जाएं। इसी सिलसिले में पहले पुर्तगाल से वास्को डी गामा नाम का एक लुटेरा भारत आया था और तभी से उसके पीछे पीछे डच, होलैंड और अंग्रेज आ गए, जिन्होंने इस देश को केवल लूटा ही नहीं बल्कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा चौपट कर डाला, जिसके कारण हम कभी सोने की चिड़िया के रूप में जाने जाते थे। जब अंग्रेजों का अन्य देशों के साथ युद्ध चल रहा था तो भारत को गुलाम रख पाना उनके सामर्थ्य से बाहर हो गया था। तब आजादी से 5 साल पहले ही अंग्रेजों ने कह दिया था कि हम जल्दी ही भारत को छोड़ देंगे। जब देश को अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे तो ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता को सौंपा था जो अंग्रेजियत की मानसिकता के थे। तो उन्होंने आजादी के बाद न तो अंग्रेजों के बनाए कानूनों को बदला, न ही इस व्यवस्था को। तो फिर इस आजादी का क्या अर्थ था? पहले गोरे अंग्रेज देश को लूटते थे और आजादी के बाद काले अंग्रेज लूटने लग गए। पहले के अंग्रेज धन को लूट लूट कर ब्रिटेन ले जाते थे और अब के अंग्रेज अधिकतर ब्रिटेन बैंक में ही पहुंचाते हैं। और इसी से परेशान होकर एक व्यक्ति, जिसका नाम आप सब ने आस्था टीवी और यूट्यूब पर बहुत सुना होगा, जिनका नाम है राजीव दीक्षित, जिन्होंने 20 साल की उम्र में अपना घर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर देश में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए 20 सालों में लगभग 15,000 से भी अधिक व्याख्यान दिए थे और बाबा रामदेव के साथ मिलकर भारत स्वाभिमान का मंच बनाया था। लेकिन किसी कारणों से उनकी मृत्यु 2010 में ही हो गई थी। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि उनको जहर देकर मार दिया गया। सत्ता परिवर्तन की इस बात को आप उनके व्याख्यानों से सुनिए। और स्वामी रामदेव जी ने अभी भारत स्वाभिमान करके अभियान शुरू किया है, उसका तो ये मुद्दा है, ईमानदार, चरित्रवान, पारदर्शी, साहसी, पराक्रमी। ये 5 सूत्र हैं, ईमानदार, चरित्रवान, साहसी, पराक्रमी और पारदर्शी। ऐसे गुण जिसमें भी हैं वो सबको चुनवाकर संसद में भेजना, लोकसभा में, विधानसभा में भेजना, इसके लिए भारत स्वाभिमान मंच बना दिया, अभियान शुरू कर दिया उन्होंने। मैं उसी अभियान का एक कार्य करने वाला व्यक्ति हूं। हमारे रवि भाई राणा भी उस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ बहुत सारे जो पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता बैठे होंगे वो भी उस अभियान के अंग हैं। तो इस अभियान को लेकर 2 साल स्वामी रामदेव जी और मैं भारत के 600 जिलों का प्रवास करने जा रहे हैं और 600 जिलों का प्रवास करके हर जगह एक ही बात कहने जा रहे हैं कि आपके मतदान के समय ध्यान दीजिए, वोट देते समय ऐसे व्यक्तियों को जो विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करते हो, गैट करार को रद्द कराने की बात करते हो, अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानूनों को खत्म कराने की बात करते हो। ऐसे 15-20 मुद्दे तय हुए हैं, उसके आधार पर आप वोट करिए। और ये बात कहने के लिए स्वयं रामदेव जी जाने वाले हैं 600 जिलों में, मैं जाने वाला हूं और ऐसे दूसरे भी साधु संत जाने वाले हैं 600 जिलों में। आपको सुनकर हैरानी होगी, श्री श्री रविशंकर जी, उनका पत्र आ गया कि हम आपके साथ इस पूरे अभियान में हैं। हमारे देश के महामंडलेश्वर, बहुत 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 पूजनीय सत्यमित्रानंद जी गिरी, वो परसों हमारे साथ थे हरिद्वार में। उनका पूरा आशीर्वाद है कि अगर ये काम के लिए आप निकलते हैं तो मैं भी आपके साथ हूं। मुरारी बापू जी का संपूर्ण आशीर्वाद इस बात के लिए। 15 बड़े साधु संत, जिनके एक कोटि से ज्यादा फॉलोअर हैं, 1 कोटि से ज्यादा जिनके फॉलोअर, ऐसे 15 संत एक साथ भारत के 600 जिलों का प्रवास शुरू करने जा रहे हैं अगले 2 साल। और यह प्रवास इसी बात के लिए है कि हमको गैट करार नहीं चाहिए, मल्टीनेशनल नहीं चाहिए, WTO नहीं चाहिए, विदेशीकरण जो हो रहा है इस देश का वो नहीं चाहिए, कर्जबाजारी जो बढ़ रही है शेतकरी समाज की और देश की वो नहीं चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर जब साधु संत निकल रहे हैं समाज में,
तो आप जान लीजिए परिवर्तन तो अब होगा इस देश में, क्योंकि जब भी भारत का सन्यासी और साधु निकला है तो उसने देश और समाज को बदला है। ये हमारा हजारों साल का इतिहास है, आप कभी भी उठा के देख सकते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका काम नहीं रुका। बहुत सारे संतों और लोगों ने इस काम को जारी रखा था। बाबा रामदेव जी उनके साथ थे, इसलिए वह भी बहुत तेजी से अभियान को बढ़ा रहे थे। जिस भारत स्वाभिमान के मंच से राजीव दीक्षित जी व्याख्यान दिया करते थे, उसी मंच से चुनाव के ठीक पहले मोदी जी को भी बाबा रामदेव ने साथ आकर भारत की जनता को यह आश्वासन दिलाया था कि राजीव दीक्षित जी ने आपको जो सपना दिखाया है उसको हकीकत में बदलने के लिए मोदी जी हमारे साथ आए हैं। भारतीयों की आशा के केंद्र और 2014 के धर्मयुद्ध महाक्रांति के महानायक नरेंद्र मोदी जी यहां पर हैं। देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि लोगों ने इलेक्शन से पहले ही अपने पीएम का मानो सिलेक्शन कर लिया है। लेकिन 2-3 बातें कह करके मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। करीब 100 लाख करोड़ पैसे जो देश के बाहर जमा काला धन और देश के अंदर जो जमा काला धन है, हम चाहते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि मोदी जब सत्ता में आए तो पहले ही दिन वो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाने का आश्वासन देश को देंगे। दल लड़ते रहे हैं, उम्मीदवार लड़ते रहे हैं, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जो चुनाव अपने आप में एक जन आंदोलन बन गया है। और आज हम इस मंच की ओर से अमर शहीद राजीव दीक्षित जी को भी नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, स्वदेशी का प्रसार करते करते जिन्होंने अपनी शहादत दी। छोटी सी मांग है उसकी कि प्रधानमंत्री देश को विश्वास दे कि मैं काला धन वापस लाऊंगा। क्या कारण है प्रधानमंत्री इतना विश्वास देने को तैयार नहीं है? कोई बड़ी मांग नहीं है। उसने ये भी नहीं कहा कि किसी को जेल में डाल दो, उसने ये भी नहीं कहा ये कानून बना के, ये कुछ नहीं कहा। उसने कहा प्रधानमंत्री देश को विश्वास दे कि मैं इतने दिन के भीतर भीतर काला धन जो दुनिया में पड़ा है वो देश की जनता के चरणों में ला करके रख दूंगा। उसका विरोध। दूसरा संकल्प लिया है कि हम संसद में एक बिल पास कराएंगे और उसके लिए सांसदों से हमने बात कर ली। कई सांसद तैयार हैं जिनके पैसे कहीं नहीं है। ऐसे हैं सांसद, अब बेचारे लूट ही नहीं पाए तो क्या करें, बोले वाले से। तो वो तैयार है, वो कहते हैं हम बिल लाएंगे संसद। तो ऐसे सांसदों का एक समूह बनाया है और वो बिल की ड्राफ्टिंग चल रही है। थोड़े दिन में इसको संसद में लाएंगे और संसद में जब बिल आएगा तो बाकी सब सांसद बहस करेंगे। बहस वाले दिन हम ये देखेंगे कि इसका विरोध कौन कौन कर रहा है। जो विरोध करेगा पक्की बात है हरामी वही है, खमीना वही है, पैसे उसी के हैं, बेईमान वही। तो पता चल जाएगा पूरे देश को बेईमान कौन कौन है। अब संसद में 2 ही बात होंगी, या तो संसद के बेईमान सांसद इस बिल को पास नहीं होने दें और या संसद में ईमानदार सांसद ज्यादा हुए तो वो बिल को पास करा दें। दोनों में से कुछ एक होगा। अगर बिल पास हुआ तो अपने को कुछ करना ही नहीं, कानून बनेगा, पैसे आ जाएंगे। और बिल पास नहीं हुआ तो हमने एक तीसरा संकल्प लिया है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब सारे देश में से 400 ईमानदार सांसदों को हम जिता के लाएंगे और फिर दोबारा से बिल पास। अब आप बोलोगे क्या 400 सांसद हमारे जीतेंगे? आराम से जीतेंगे। क्यों? क्योंकि सन्यासी और संत हमारे साथ हैं इस बार। एक बहुत बड़े संत परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने तो संकल्प ले लिया। उनके जैसे 70 और संत हैं, उन्होंने भी संकल्प लिया। काले धन के बारे में काले धन के बाबत में मेरे दोनों नेताओं ने बोल दिया है, ये काले धन को भी ठीक करना है, काले धन वालों को भी ठीक करना है। तो आप सबकी जो अपेक्षाएं हैं कि इस देश में काला धन आना चाहिए और काला धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसके लिए एक इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाना चाहिए, उसको मोदी जी अपनाएंगे। मैं आपकी मौजूदगी में कह रहा हूं।
लेकिन सत्ता मिलते ही मोदी जी ने उन लोगों से हाथ मिला लिया जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में भेजा था, जिन्होंने पूरे विश्व की संपत्ति पर अपना नियंत्रण बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा किया था, जिसकी चर्चा बाबा रामदेव पूरी ये दुनिया की साम्राज्यवादी पूंजीवादी जो सोच है, इसके दो हैं संस्थापक। एक हैं रॉथसाइल्ड और दूसरे हैं रॉकफेलर, और दोनों के ही संयोग से 5-5 बच्चे थे, और उससे जो है ये पूरी पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था खड़ी हुई। क्या नाम बताया? एक का नाम रॉथसाइल्ड, उसको रॉथशील्ड भी बोलते हैं, कुछ रॉथसाइल्ड बोलते हैं, और दूसरे रॉकफेलर। रॉकफेलर अमेरिका में पैदा हुआ, यह 18वीं शताब्दी की देन है, और 17वीं शताब्दी के बीच में ये रॉकसाइल्ड पैदा हुआ। रॉथसाइल्ड, अब रॉथसाइल्ड जो है ये यहूदी परंपरा में विश्वास रखता है। इसने बैंक और बैंकर्स की, बैंकों की व्यवस्था ही, ये जो करेंसी की व्यवस्था, वो उसके जनक मूल रूप से यही है। बैंक और बैंकर्स, ये पूरा जो सिस्टम, जो पूरी दुनिया की सारी संपत्ति कहां जाती है? अंततोगत्वा बैंकों में जाती है, और जो है सोने में जाती है। तो सोने और बैंक की व्यवस्था को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है, उसने पूरी दुनिया के उस समय जो आर्थिक राजधानियां थी, 5 जगह पर उसने अपने बच्चों को भेज दिया, और उसका सबसे बड़ा बच्चा तो बहुत ही शातिर था। माने इस व्यक्ति ने जिंदगी में शातिर पने के अलावा कभी कुछ भी नहीं किया, खाली यही तिकड़म कि सारी दुनिया के फिर जो ताकतवर लोग हैं उनके सारी संपत्ति को अपने यहां बैंक में कैसे लाया जाए, और उन बैंकों से फिर पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाए। की गंभीरता को समझने के लिए तो आपको राजीव जी के रिकॉर्ड किए गए लगभग 150 व्याख्यान आज भी उपलब्ध है, उनको जरूर सुनिए। मोदी जी के आने के बाद भी भारत में कुछ नहीं बदला, वैसे ही अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं, और भारत की गरीबी दर दर बढ़ती ही जा रही है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान अवश्य सुनिए।